Hello everyone, once again a warm good morning to all of you. As we yesterday we looked how the two leaders, especially Abisias and Mirabeau, they led the National Assembly and toward a democratic pattern. और कल हमने विशेष करके अध्ययन किया था एबीसीएस और मिराबियू ने किस तरीके से नेशनल असेंबली को अगुवाई किया, और हम उसके अगले पैरा से पढ़ने जा रहे हैं. And while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seated with turmoil. और जब नेशनल असेंबली संविधान को प्रारूप देने में व्यस्त है और उसी वक्त पूरी फ्रांस में हम देखते हैं एक आंदोलन का माहौल बना रहता है. A severe winter had meant a bad harvest and the price of bread rose off and bakers exploited the situation and hoarded supplies. और कड़क सर्दी के कारण वहाँ पर पैदावार नहीं हो पाता फ्रांस में, और जो भोजन है विशेष करके पाव रोटी की जो हम कीमत देखते हैं वो आसमान छू लेती है, बहुत महंगा हो जाता है. एंड ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाइज. और जो मालिक हैं, बेकर्स जो लोग हैं, ये पाव रोटी बेचने वाले जो लोग हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वे लोग क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में बेच सकें. और इसलिए लोगों को बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है उस पाव रोटी के लिए, क्योंकि वहाँ पर उस समय में उनके लिए मुख्य भोजन था. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, और बेकरी में बहुत लंबे समय तक लाइन पे खड़े रहने के बाद क्या हो गया, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स. और जो औरतें वहाँ पर खड़ी थी वो लोग गुस्से हो गए और उन्होंने क्या किया, दुकान पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया वो लोग. एंड एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस. और इसी समय राजा ने अपने सेनाओं को ये हुक्म दिया कि वो पेरिस में प्रवेश कर ले. सो ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल. और इसी घटना को हम सबसे पहले हमने अध्ययन किया था. 14 जुलाई 1789, द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली घटना. एंड वी ऑलरेडी स्टडीड दैट दिस इंसिडेंट स्पेशली one of the incident of the chain of events that followed in French Revolution. तो फ्रांस की क्रांति में ये पहली एक घटना थी, और ऐसी घटना थी ये, इसके बाद बहुत सारे घटनाएं हुई लेकिन ये पहली घटना थी. तो बेस्टाइल हमने पढ़ा, प्रिजन फोर्ट्रेस था, और वहाँ पर 14 जुलाई को क्या कर दिया, लोगों ने हमला कर दिया. तो विशेष करके हमने यहाँ पर पढ़ा कि बहुत कड़वी सर्दी होने के कारण, कड़क सर्दी होने के कारण वहाँ पर पैदावार अच्छा नहीं हुआ, और जो पाव रोटी थी उसकी कीमत बढ़ गई, और दुकान वाले पाव रोटी को इकट्ठा करके रखते थे, लोगों को सारे नहीं बेचते थे इसीलिए कि ताकि वो ज़्यादा पैसों में बेच सके. और इसीलिए विशेष करके महिलाओं में जो खड़े थे वो लोग लाइन पे, वो लोग धावा बोल दिया, हमला कर दिया दुकानों पर, और बाद में हम देखते हैं कि बेस्टाइल को नाश कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया गया. Now in the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. और शहर के बाहर अलग अलग गांवों में ये समाचार फैल गया, ये न्यूज़ फैल गया कि जो जागीरों के जो स्वामी हैं, जागीरों के मालिक हैं, और उन्होंने क्या है, डाकुओं को वो लोग हायर करके लाए हैं ताकि वो लोग किसानों के जो पके हुए फसल है उनको नाश कर दें. ये अफवाह फैल गया. कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, और डर से बहुत ज़्यादा आक्रांत हुए लोग, विशेषकर किसान लोग, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होज एंड फिच फॉक्स एंड अटैक चटायोक्स. और ग्रामीण जो किले थे, चटायोक्स मतलब ग्रामीण किलों को किसानों ने अटैक कर दिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया. जो औजार वो लोग इस्तेमाल करते हैं खेतीबाड़ी करने के लिए वही लेकर वो लोग आक्रमण कर दे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. अगर जो जागीरों के जो स्वामी लोग हैं, मालिक लोग हैं, अगर वो तहस नहस कर देंगे फसल को तो उनका क्या होगा, इसीलिए वो लोग पहले आक्रमण कर दिए. दे लूटेड hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. और उन्होंने क्या किया, जो अनाज रखे हुए थे गोदामों में और उनको लूट लिया, और जो कागजात थे, दस्तावेज थे उनके, और वो सारे जला दिए.
एंड अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, और कुलीन वर्ग के बहुत लोग घरों से भाग गए, एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, और बहुत से जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो तो आसपास के देशों में भी जाके शरण ले लिए। तो इस प्रकार फ्रांस की आंदोलन की शुरुआत हुई। हम अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक बाय टॉपिक, हालांकि इसकी समरी में हमने पहले देख लिया था 1789 का 14 जुलाई में द फर्स्ट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस अंडर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वाज इन 14 जुलाई 1789 while the people formed a people's militia and they stormed the fortress prison Bastille. Now, faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. और ये जो प्रजा लोग हैं, इनकी विद्रोह करने की ताकत को देखकर लुईस 16 ने क्या किया, आखिरी में नेशनल असेंबली की बात मान लिए, और उन्होंने जो तय किया था कि राजा की जो ताकत को, शक्ति को अभी सीमित किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, उस बात को राजा ने मान लिया, क्योंकि राजा को पता चला अभी लोग विद्रोह कर रहे हैं, राजा उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है। सो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, और 4 अगस्त को 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, और नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को क्या किया, उन्होंने जो सामंत प्रथा थी और जो कर देने का व्यवस्था था, थर्ड स्टेट के कॉमन लोग जो कर देते थे वो सारे हटा दिए। तो इसमें हम देखते हैं ये असेंबली, नेशनल असेंबली कौन है? फिर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, और कुल मिला के धीरे धीरे करके ये 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये लोग अपने आप को सरकार बनाने लगे हैं, और वही लोग अभी संचालन करेंगे पूरे फ्रांस का। एंड मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और कुलीन वर्ग के जो लोग थे, और हमने देखा था उनका जन्मानी अधिकार था कि जन्म से ही उनका ये अधिकार था, जैसे वो लोग धार्मिक कर लेते थे और टैक्स पे नहीं करते थे, ये सारे अधिकार उनसे छीन लिया गया। एंड टाइथ्स वर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, और धार्मिक कर, जैसे हमने पहले पढ़ा था, टाइथ्स मतलब धार्मिक कर, और धार्मिक कर हटा दिए गए, और जो लैंड, ज़मीन जो चर्च के अंडर में थे वो जब्त कर लिए गए। एंड एज ए रिजल्ट, और परिणाम तौर पे, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स, और सरकार के पास करीब 20 अरब की संपत्ति आ गई। ये कहाँ से मिला उनको? क्लर्जी और नोबिलिटी, जो कुलीन वर्ग हैं और जो पादरी वर्ग हैं, इन लोगों से इनको मिला संपत्ति। और दूसरा जो सब टॉपिक है जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। इसका मतलब वहाँ राजा होगा, लेकिन राजा के ऊपर एक संविधान होगा, और उस संविधान के अनुसार राजा को चलना पड़ेगा। इसका मतलब राजा निरंकुश ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो जो चाहे नहीं कर सकता, अगर संविधान के दायरे में है तो ही कर सकता है। तो हम इसको देखते हैं, इट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि हम जानते हैं डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे द गवर्नमेंट हैज़ टू रन और फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ठीक उसी प्रकार ये डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहा है, हुआ नहीं अभी तक पूरा। Now the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान को पूरी कर ली। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, और इसका मुख्य जो उद्देश्य ये था, राजा के पावर को सीमित करना, कम कर देना। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. तो पहले देश की पूरी शक्ति एक व्यक्ति में निहित होता था, केंद्रित होता था, वो राजा था।
बट नाउ अभी क्या हो रहा है, राजा के हाथ में पावर नहीं रहेगा, बल्कि राजा के हाथ से पावर को हस्तांतर किया जा रहा है 3 पॉलिटिकल बॉडी में। जैसे हम देखते हैं उनको, लेजिस्लेचर विधायिका होता है, एग्जीक्यूटिव और उसको कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशरी न्यायपालिका। कहने का मतलब लेजिस्लेचर मतलब जो नियम या कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करते हैं, और जुडिशरी जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, लड़ाई होती है, विवाद होती है, तो उनको सुलझाते हैं। तो सरकार की ये 3 फॉर्म्स, सरकार के 3 ये ऑर्गन्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट्स ए डेमोक्रेटिक पैटर्न, और ये लोकतंत्र का एक मॉडल है। तो ये तीनों भागों में उसकी ताकत बांटा जाएगा, एंड द पावर विल नॉट बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ किंग अलोन। नाउ दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और ये फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। तो जिसके लिए लोग सोच रहे थे, और वही अभी आगे हो रहा है। अब ये देखिए, इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर 3 भागों में इसको बांट दिया गया। जैसे हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, इसके बारे में और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected। और अभी तक हम पढ़ रहे हैं नेशनल असेंबली के संबंध में। तो नेशनल असेंबली फिर से बताना चाहूँगा क्या है ये। नेशनल असेंबली इज फॉर्म्ड बाय द 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 3rd स्टेट। और 1791 में जो संविधान बना, और संविधान के अनुसार ये नेशनल असेंबली ही फ्रांस के कोई भी नियम या व्यवस्था या कानून बना सकते हैं अभी। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, इनडायरेक्टली इनको चुना जाता था। दैट इज, वो इस प्रकार था, सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। सबसे पहले नागरिक क्या करते थे, नागरिक लोग वहाँ पर वोटिंग करते थे, और एक निर्वाचक समूह को वो लोग चुनते थे। इलेक्टर्स मतलब एक निर्वाचक समूह। फिर ये निर्वाचक समूह क्या करते थे, नेशनल असेंबली को चुनते थे। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। लेकिन फिर भी सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, सब लोग नहीं देते थे। कौन देता था, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज were given the status of active citizens, and that is they were entitled to vote। तो फ्रांस में वोटिंग सिस्टम तो हुई, लेकिन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। उसी व्यक्ति को दिया जाता था, विशेष करके वो भी बता रहा है मैन, वो पुरुष को जो 25 साल से ऊपर है, और वहाँ पर 3 दिन की जो मजदूरी है उसके बराबर वो कर पे करता हो, टैक्स पे करता हो, और उसको ही वोट देने का अधिकार था। तो देखते हैं हम, ये डेमोक्रेटिक पैटर्न की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी एकदम से नहीं आती, ये तो शुरुआत है। क्योंकि डेमोक्रेसी में एवरीवन हैज़ राइट टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर अभी तक आई नहीं, लेकिन फिर भी उसकी शुरुआत हो रही है। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। और जो बाकी अवशेष पुरुष और महिलाएं हैं, और उनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता है। पहले तो सक्रिय नागरिक, और दूसरा हम यहाँ देखते हैं जिनको निष्क्रिय नागरिक कहते हैं। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली। 2 बात है इसमें। इलेक्टर मतलब ये निर्वाचक समूह है, निर्वाचक समूह का मेंबर बनने के लिए और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो निर्वाचक समूह का एक मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, और नेशनल असेंबली का एक मेंबर बनने के लिए उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने वाला या तो बहुत ज़्यादा कर देने वाले के बीच का एक व्यक्ति होना पड़ेगा, तभी टैक्स पे कर सकता है। तो आज हमने अध्ययन किया विशेष करके फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और इससे पहले हमने एबीसीएस और मिराबियो के संबंध में देखा हाउ दे लेड द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को कैसे उन्होंने अगवानी की, और आगे जाकर वो एक फॉर्म बना सरकार का। तो आज के लिए इतना ही। ओनली दिस मच फॉर टुडे, एंड विल डिस्कस in the next episode or in the next class. Until then, all of you have a nice day. Thank you.